बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फ़ारूक। प्रोग्राम के शुरू में मैं रोज़ कहता हूं और आज भी कहूंगा कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, समाजी फासला बरकरार रखिए, तभी आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं जब तक वैक्सीन ना आ जाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर देते हैं जी। पाकिस्तान की सियासत के अंदर पिछले एक दो दिनों से ये ब्रॉडशीट का बड़ा जिक्र है और लंदन हाई कोर्ट के उस फैसले का बड़ा जिक्र है जिसमें ब्रॉडशीट का क्लेम जो था उसको मुस्तरद किया गया। उसका बैकग्राउंड, उसके ऊपर एनालिसिस, बहुत कुछ आपने जियो न्यूज़ की स्क्रीन पे भी देखा, उसको एनालाइज भी करने की हमने कोशिश की। अब मामला थम नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि एक इशू ये है कि जैसे ही लंदन हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें ब्रॉडशीट का क्लेम मुस्तरद किया गया और साथ ही ये कहा गया कि ये प्रॉपर्टीज़ वाकई इन पे हुकूमत पाकिस्तान का ये नहीं है, इसलिए अटैच नहीं की जा सकती और ये मियाँ नवाज़ शरीफ की है, तो उधर से ही मियाँ साहब की जानिब से मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानिब से क्लेम कर दिया गया कि बिल्कुल ये तो हमें सुरखरू कर दिया, सारे मामला दुरुस्त हो गए वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन पता नहीं, मैं ख़ुद हैरान हूँ बहसीत एक कानून के तालिब इल्म कि मियाँ साहब को किसने एजुकेट किया कि आप ये सारी बातें ट्विटर के ज़रिए कह दीजिए और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को किसने कहा कि आप ये तमाम बातें फरमा दीजिए। वो इसलिए कि जो भी लंदन हाई कोर्ट के अंदर हुआ और जो भी ब्रॉडशीट का क्लेम था उसका कोई ताल्लुक नहीं था दूर दूर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के एवनफील्ड का जो रेफरेंस है उसके मेरिट से, और जिसमें उनको वो आजकल बेल पर हैं। वो एहतसाब अदालत ने उन्हें सज़ा दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दी। अब उसके बाद उस ब्रॉडशीट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनका एक इंटरव्यू एक यूट्यूब चैनल पर आया, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, बाहर ही वो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। उसके अंदर मुताद्दिद बातें की गई, उस हवाले से उसमें ये भी कहा गया कि मियाँ नवाज़ शरीफ से जो क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, और ये भी कि जो मामलात इस मौजूदा हुकूमत के हैं उस हवाले से भी बात की गई। और एक जो संगीन बात की गई जिसके ऊपर हुकूमत अब कैपिटलाइज कर रही है वो ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से मुबैना तौर पर उनके किसी भांजे या भतीजे ने तकरीबन $25 मिलियन की रकम बतौर रिश्वत ऑफ़र करवाई करी, ये मामलात को यहीं ख़त्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए और ये कोई मज़ीद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो ये पैसे ले लीजिए। ये $25 मिलियन का ऑफ़र थी जिसको बकौल मसावी साहब के लिए बगा दिया गया और हमने उनको लिफ्ट नहीं कराई। अब PMLN की जानिब से कहा जाता है कि सफ़ेद झूठ है जी, इससे उनकी बयान की क्या अहमियत है और क्या क्रेडिबिलिटी है, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और या PMLN ये वाकई कर सकती है। एक ये मामला है। दूसरा ये कि PDM की ताकत क्या रही है अब तक या अब क्या है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो कल DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी और जो मखसूस सवालात सियासत के हवाले से उनसे किए गए, PDM के हवाले से किए गए, उनमें ये बात साबित होती है अपोजिशन के नुक्ता नज़र से कि भाई वाकई ये जो हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम किसी को प्रोवोक कर रहे हैं कि ये हुकूमत गिरा दें, तो हमारे साथ तो कोई राब्ता नहीं है किसी का, जबकि हुकूमत बशमूल वज़ीर आज़म के, अगर ये मैं कहूँ खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म साहब के, वो ये कहते हैं कि भाई ये तो साजिश कर रहे हैं और उन्होंने लफ्ज़ मुतअद्दिद जगह ब्लैकमेल इस्तेमाल किया है कि मुल्की इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की छुट्टी करा दें। इस पर भी आज ही के प्रोग्राम में बात होगी। एक तवील लिस्ट है मामलात की। अपने प्रोग्राम में मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ। चौधरी मंजूर साहब सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी में ज्वाइन करें। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। मियाँ फ़ारूक हबीब साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मियाँ फ़ारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मियाँ साहब के साथ हमेशा हमदर्दी होती है, आजकल तो वैसे PMLN के साथ भी लोगों को हमदर्दी है, मियाँ साहब आपके साथ खुसूसी हमदर्दी होगी। और जनाब मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ में प्राइम टाइम में अपना प्रोग्राम करते हैं। मंसूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ज़रा आ जाता हूँ इस तरफ, ये ज़रा ब्रॉडशीट वाला जो मामला है। फ़ारूक साहब, ये जो भी बात की गई है, मतलब इसको आप ये क्यों तासुर दिया जा रहा है बार बार कि जी वाकई PMLN, देखिए इल्ज़ाम है ना, ब्रॉडशीट के उस रिप्रेजेंटेटिव ने आकर एक चैनल पे कह दिया कि जी वाकई जी इन्होंने $25 मिलियन या इतने की ऑफ़र की थी। वो कल कह दे $1 बिलियन की ऑफ़र की थी, किसने की ऑफ़र की थी। आप लोगों ने तो समझ लिया कि बस कह दिया तो ये वाकई PMLN की तरफ से या मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से वाकई होगा। ये कैसे बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के एक शख्स के क्लेम के ऊपर आप कैसे कह रहे हैं कि जी वाकई PMLN ने रिश्वत की ऑफ़र की है? देखें, बात यह है, पहली बात तो यह है कि मरियम साहिबा ने जो ट्वीट की ब्रॉडशीट के ऊपर, पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये तासुर देने की कोशिश की
कि पता नहीं कोई एवन फील्ड के जो महलात हैं, उन महलात पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बने हैं, जिसके ऊपर उन्हें सजा हुई है, पता नहीं लंदन अदालत ने जो है वो उनके हक में फैसला दे दिया। वो तो बात जो है वो झूठी साबित हो गई। मसला ये है कि हमेशा जो अब इनको उर्दू में तर्जमा करके दिखाया जाता है, उस वक्त जो है वो मिठाइयां पर जो है इनको उल्टियां करके वापस निकालनी पड़ती हैं। जो बुनियादी चीज इनके साथ इस मामले के अंदर भी पेश हुई है, ये पहली बार तो हुआ नहीं। अब आप देखें ना, जो मुसावी ने बात की है कि उसको पैसे देकर मैनेज करने की कोशिश की गई कि वो इसके ऊपर तहकीकात को रोक दे, तो उसका तो एक बैकग्राउंड भी है ना। ये तो इतने मासूम होते कि इनके ऊपर पहली बार बात आई। इस मुल्क के अंदर जब सियासत के अंदर सबसे पहले पैसे लेना भी मियां साहब ने शुरू किए थे, जब IGI बनी थी, मशहूर मेहरान बैंक केस था, असगर खान केस आपको याद होगा। फिर इस मुल्क के अंदर छांगा मांगा भी मियां साहब ने लगाया था। फिर इस मुल्क में BMW के तोहफे भी दिए गए। फिर कोयटा बेंच के ऊपर रेप केस भी चलाए गए। फिर इस मुल्क के ऊपर जो है वो कॉले कर करके फैसले भी लिए जाते थे जिस तरीके से साबका जजेस से। तो वो पूरी एक तारीख भरी पड़ी है। ठीक है। और फिर उसी के तहत जो है वो अब इनसे भी राब्ता कर लिया होगा। चले हम कहते हैं जी कि राब्ता ये कहते हैं नहीं किया हो, भाई वो बरतानिया में बैठ के आपके ऊपर बात कर रहे हैं। बरतानिया के कवानीन बड़े सख्त हैं। हाँ, डेफेमेशन के, लाइबल के, आप उनके ऊपर जो है वो सू करें। मियां साहब तो वहां पर बैठे बैठे जो है वो वाइड मनी बना लेंगे, आगे खरबपत्तियां, उसमें और प्लस हो जाएगा, कोई वाइड इनकम भी इनके पास आ जाएगी। अच्छा, कितनी हमदर्दी है उनके ऊपर। फरूख साहब, बहुत हमदर्दी है आपको मियां नवाज शरीफ साहब से कि को वाइड मनी आ जाएगी। अच्छा, वैसे मुझे इतना बता दे फरूख साहब, सर गल सुन लो ना, आप आसान हो जाएगा। आपके नजदीक, अब मैं मियां फारूक हबीब से पूछ रहा हूं, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको आपका दिल कहता है कि वाकई मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से या PMLN की जानिब से वाकई ऑफर की गई होगी रिश्वत की, और क्योंकि आपने इतना लंबा चौड़ा बैकग्राउंड बताते हैं। एक मिनट देखें, बात यह है यकीनन की गई होगी। अच्छा, मुझे 100% नहीं 200% यकीन है। उसकी वजह है कि मैं इनके हकाइक बता रहा हूँ। ठीक है। ये हुदैबिया पेपर मिल केस होता है, नैब कॉम्प्रोमाइज होता है, वो अपील में नहीं जाता है इनके खिलाफ। अच्छा, वही 2009 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 2016 में इनकी हुकूमत है, जिसमें वो फैसला आता है। वकील भी यही मुकर्रर करते हैं। अच्छा, और नैब को जो है, नैब को इन्होंने जो है वो नो एक्शन ब्यूरो। अच्छा, मैं दौर के अंदर, ठीक है, आपके नजदीक मसावी की बात दुरुस्त है। जरा मियां साहब, क्योंकि वक्त है ना हमारे पास, आपके पास दोबारा आ जाता हूं। ठीक है। मरियम साहिबा बहुत अच्छी बातें करती हैं। जिसमें पहले उन्होंने कहा था मेरी लंदन में कोई नहीं, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर मंसूर के शो में मैं देख रहा था, फिर उन्होंने कहा कि मेरे को 1 अरब रुपए के लगभग जो है वो सासे भी हैं। तो मरियम साहिबा अक्सर ऐसी बातें करती हैं कि वो अपनी तरफ ही गोल कर लेती हैं। अच्छा, यानी कि मसावी की बातें दुरुस्त है। तो फिर मसावी की मैं जरा चौधरी मंजूर साहब के पास भी और मियां साहब के पास भी आता हूं। फिर अगर ब्रॉडशीट के CEO की ये बातें दुरुस्त हैं और क्लेम भी दुरुस्त है, जिसके ऊपर 200% तक यकीन करने के लिए तैयार है मियां फारूक हबीब साहब, ये बातें जो अब वो कर रहे हैं और जो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या ये भी बातें दुरुस्त हैं फिर वो जो कर रहे हैं? जरा सुनिए। No one, absolutely no one, including our old friend Mr. Imran Khan, who used to be a part of the university here in Oxford. I'm afraid should we say, I've become somewhat skeptical about their claims to probity and wanting to protect the interests of the people of Pakistan. It's been a bitter, disappointing. इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि बिटर डिसअपॉइंटमेंट है, और वो कहते हैं वो भी, अब उनको भी शकूक व शुबहात है कि ये जो लूटी हुई दौलत है या पैसे हैं, इनको लाने के लिए शायद ये हुकूमत भी सीरियस नहीं है। तो अगर मसावी की वो बात दुरुस्त है और वो क्लेम दुरुस्त है, तो ये जो स्केप्टिसिज्म है इस हुकूमत के हवाले से, ये भी बड़ा दिलचस्प है। लेकिन मैं राइट ऑफ रिबटल देता हूँ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को। मियाँ साहब, ट्रैक रिकॉर्ड माड़ा है एक्चुअली थोड़ा, कितने होने ना ऑफर मान चुके? मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ इस तरह। अच्छा जी। क्या मुझे ये बताएं, ब्रॉडशीट के CEO की बात आप कर रहे हैं उनको कोट करके कि हमने रिश्वत की ऑफ़र की उनको। जी। अगर मैं ये बात मान लूँ तो फिर आप ये बात मानेंगे कि इमरान खान ने एक बात की थी कि शहबाज शरीफ ने मुझे 10 अरब की ऑफ़र की और ये कहा कि आप पनामा से पीछे हट जाएं। अगर वो बात दुरुस्त थी तो ये बात क्या गलत है जो इमरान ने कहा? और हमने उसके खिलाफ केस किया हुआ है, आज तक 6 साल होने को हैं, मगर इमरान खान साहब तो कहीं नज़र नहीं आते।
अगर पाकिस्तान में केस किया हुआ है, यस, ठीक है, और आज के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, ठीक है, क्यों नहीं भाई जाते और फेस करते, और 10 अरब रुपया भी हम देते हैं, मगर उसके बाद ये कौम को जरूर बताएं कि कितना बड़ा झूठा शख्स ये है, और इसके झूठों की वजह से आज पाकिस्तान पर जो अजाब मसलत है इस शक्ल में कि पाकिस्तानी कौम का आज रुपया डूब गया, पाकिस्तानी सनतकार की सनत डूब गई, ताजर रो रहा है इनकी जान को। आज महंगाई का आलम यह है कि एक वक्त का आटा लेने के लिए लोग तरस रहे हैं, मगर 21 साल पुराना केस, जो बात परवेज मुशर्रफ के दौर में भी की जाती थी कि उनके फ्लैट जो हैं 2 हैं 4 हैं, मगर मैं आज एक बात आपसे पूछना चाहता हूं मुनीब साहब कि नवाज शरीफ फैमिली का तो एक बिजनेस था जी, उस बिजनेसमैन फैमिली से 2 फ्लैट 4 फ्लैट उनके जो एसेट थे, कोई मायने नहीं रखता कि वो 2 या 4 फ्लैट वहां खरीद सकें। उनसे छोटे कारोबारी जो लोग हैं वो वहां 8 से 10 फ्लैट खरीदने की पोजीशन में होते हैं, मगर पाकिस्तान एक सेकंड अब एक बात सुन ले, मगर बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में जब भी कोई पॉपुलर लीडर, अवामी नुमाइंदा आया अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए, वो हुसैन शहीद सोहरावर्दी से काम शुरू होता है। अच्छा, वो नवाज शरीफ तक आता है। ये बातें कब उन पर इल्जाम लगते रहे। आपकी राय सर बहुत मोहतरम है, लेकिन थोड़ा सा मैं गुजारिश ये करूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली 2 नहीं 2 दर्जन फ्लैट ले लें, और पूरी मैं समझता हूँ जितना पाकिस्तान ने इतनी बड़ी इकॉनमी पैरेलल खड़ी कर लें, वो 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर करें। लेकिन मसला ये है कि जो सवाल पहले भी पूछे जाते रहे, जो अब भी लोग पूछते हैं और जो आइंदा भी पूछते रहेंगे, कि जब कोई भी काम होता है, अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, तो आपका कोई कागज़ पर्चा होता है जिसपे आपने ये साबित करना होता है कि भाई मैंने ये खरीदे कैसे। तुसी शुरू किया जी हुसैन नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट, हसन नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट, पूरी PMLN की एक स्टेटमेंट, और फिर क्या निकला सुप्रीम कोर्ट में एक कतरी खत जिसका मजाक चौधरी मंजूर साहब की जमात भी उड़ाती रही कि देखें जी ये कितना बड़ा फ्रॉड है, एक कतरी खत आपने निकाल लिया। उस पर ना जाए सर, मेरी सवाल ये जवाब जो मेरा आप सवाल ये था सर कि आपका बैकग्राउंड है, ठीक है, लेकिन ब्रॉडशीट के अंदर जो भी लंदन में हुआ उसका मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस से कैसे सुरखरू हो गया? फरूक साहब, आप अक्सर हैरान हो जाते हैं, आज भी हैरान हो रहे हैं। जी जी, यकीनन आपका हक है हैरान होना, मैं हैरान ही हो सकता हूं मियां साहब, खास तौर पे थोड़े जवाब मुझे जिस तरह JIT नवाज शरीफ के खिलाफ बनी थी ना और जिस तरह जकड़ने की कोशिश की गई थी, उससे आधी JIT आपके खिलाफ बन जाए ना तो आप 50 साल पुरानी चीजों को भी आप मान लेंगे कि भी साड़िए ही और आपको जिस तरह मैं 50 साल का होया नहीं। मेरी बात सुन लेना सर, आज यही हो रहा है, आज दी तारीख मैं तो गरीब आदमी हूं, तरसादार आदमी हूं, मेरे को जो है उदा मनी ट्रेन ले लो। मेरी बात सुने, मेरे वालिद की जब शादी नहीं हुई थी जी जी, तो उसकी जो प्रॉपर्टी उस वक्त थी वो मुझसे मनी ट्रेल पूछी जा रही है कि आपने अपना असर सूख इस्तेमाल करते हुए ये प्रॉपर्टी कैसे बनाई। जब आपके खिलाफ JIT बनेगी ना तो ये आपके बुजुर्गों का भी पूछ लिया जाएगा। सुनो, लेकिन कुछ ना कुछ तो देंगे ना, JIT को छोड़े अदालत में जाके कुछ ना कुछ तो देंगे। अगर पाकिस्तान का निजाम ठीक हो, अगर पाकिस्तान के अदारे आजाद हो, इससे तो फिर मुश्किल नहीं है सर। इससे मगर जिस तरह हुक्मरानी करो तो फिर तुसी को वो निजाम ठीक है कर लेना सी। आप हुकूमत में रह होते हुए, नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं था तो 2014 के जिस तरह धरने करवाए गए थे, जिस तरह धरने दलवाए जाते रहे और जिस तरह धरनों वालों को पैसे दिए जाते रहे, इन 2.5 सालों में कोई धरना आपने देखा है? बताएं जरा। अच्छा ठीक, कमाल करते हैं आप। नहीं मियां साहब, कमाल तो आप करते हैं ना, मैंने पूछा उसका ताल्लुक क्या है, उसका ताल्लुक क्या है ब्रॉडशीट का, उसका जवाब नहीं दे रहे भाई जी। मेरी बात सुने, यहाँ अब आप जानबूझ के मेरे मुंह से क्या सवाल करवाना चाहते हैं? आप क्या चाह रहे हैं? मैं बात आपसे सही उगलवाना चाहता हूँ। नहीं, मैं खुदा के लिए, मेरा काम है, खुदा के लिए इस प्रोग्राम में नहीं, बाद में सच बोल देना। हैरान तो आप होते हैं, उसी प्रोग्राम में तो आप होते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, आप इस प्रोग्राम में सच बोलते हैं, दिल पे हाथ रख के, मैं दिल पे हाथ रख के, मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जिस किसी ने इसको तरक्की दी, पाकिस्तान की जिस किसी ने खिदमत की, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, मैं चौधरी साहब आपके पास जाता हूं। ये मियां साहब ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मोहतरम है, बुजुर्ग है हमारे, लेकिन चौधरी मंजूर साहब आपको याद होगा जो भी मामला चला, पैनमा का, JIT बनी, जिस तरह भी मामलात हुए,
पीपल्स पार्टी बशमूल आपके कायरा साहब, खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हर कोई कहता रहा जी मियाँ साहब अपने जो पैनामा के क्राइम्स हैं उनकी सजा भुगतेंगे और ये GIT बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, रिकॉर्ड के ऊपर है, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट। लेकिन वो ब्रॉडशीट एक मामला करती है, हुकूमत कहती है जी वाकई इन्होंने पैसे देते होने, ऑफर की होनी, मतलब इनका कैरेक्टर ये है हुकूमत के मुताबिक। ये कहते हैं नहीं जी हमारी तो फतह हो गई, लंदन हाई कोर्ट ने ब्रॉडशीट का क्लेम मुस्तरद कर दिया। कोई बातों का रब्त नहीं है आपस में। चौधरी साहब, मेरे ख्याल से मुनीब साहब, एक तो देखना चाहिए प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर क्या है हम सारों का जी। हम कंक्लूजन्स पे जंप करते हैं, चीज़ों को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचने से पहले हम जंप कर जाते हैं। यही शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया और यही अब हुकूमत कर रही है कि वो जंप करके कंक्लूजन्स पे चली जाती है। उसमें दो तीन चीज़ें और भी, मैं अभी आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले उसका सेकंड पार्ट जो है वो सुन रहा था, उसमें दो तीन चीज़ें और भी उसने कही। बिल्कुल कही। एक तो शहजाद अकबर के बारे में भी कहा है, फिर एक वो भी उसने कहा है कि कोई उसको मिला है, उसने कहा है कि 20% हमें दे दें और 80% वो, उसका भी पता करना चाहिए वो कौन है। फिर उसने एक और बड़ी खौफनाक बात कही है कि मैंने एक अकाउंट का सुराग लगाया है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, $1 अरब और वो हाँ शायद पहले वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कह रहा था, फिर $1 अरब का कहा है, तो वो भी गायब हो गया है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तहकीकात होनी चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए जो मतलब अगर उसने कही हैं तो उसको देखना चाहिए, जांचना चाहिए वो कौन है जिसने उससे कहा कि 20% हमें दे दें और 80% आप ले लें। बट ये सारी चौधरी साहब, ये मुकद्दर कलामी सर, ये जो क्लेम है PMLN का सर, नैब का जो उसने नैब का हशर किया है, जी एक्चुअल तो जो उसने नैब का हशर किया है वो वही किया है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट रोज करती है। सर वो तो बात ठीक है ना, वो तो देखे पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस, फैसले वो मौजूद है, रिकॉर्ड का ऐसा है, वो हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात जो कि दलील आज भी पूरी PMLN से पूछो, मियाँ साहब भी मोहतरम है हमारे, वो भी यही फरमाना शुरू कर देते हैं कि देखिए जी जो मुल्क को दुरुस्त करने के लिए निकला उसके साथ यही हुआ जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ। सर आप लोग तो रिकॉर्ड के ऊपर है कि मियाँ साहब ने किया है जी और ये फ्लैटों की कहानियां सब कुछ। आज कोई किसी को कहने जोगा है कि नहीं जी मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज्यादती हुई है जी, बड़ा गलत हुआ है? मुझे बताएं, कम से कम पीपल्स पार्टी कह सकती है। पूरी पाकिस्तान मैं गुजारिश करूं मेरी एक गुजारिश सुन। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, मेरे समेत अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको बिल्कुल उसकी सजा मिलनी चाहिए, मेरे समेत अगर किसी ने कुछ गलत किया है। लेकिन अगर आप उन चीजों को टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत है। ठीक है, उन चीजों को अगर आप टूल निकाल लें, जिसको चाहे उसको, आज इनकी गुड्डी चढ़ी हुई है ना जो इस वक्त हुकूमत में है, हमने बड़े लोगों की गुड्डियां चढ़ी हुई देखी और फिर कटते हुए भी देखी, टांगियां नल पाट दिया हुई और लुटिनियां हुई भी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अब हम ये कह रहे हैं कि देखें ना, आज इनको कोई ये कह रहे थे अभी फारूक हबीब साहब, छोटे भाइयों की तरह इन्होंने कहा कि नो एक्शन ब्यूरो बना हुआ था, तो आजकल भी नो एक्शन ब्यूरो है। क्या वो स्कैंडल पे कर रहा है, दवाइयों पे, आटे पे, चीनी पे, तेल के स्कैंडल पे, BRT पे, वो करेंगे ना मियां साहब, जब ये हुकूमत चली जाएगी तो फिर करेंगे। मतलब ये अलमिया है हमारा। तो जब आप इस तरह से करेंगे और फिर इसको एक इदारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जो बाजू मरोड़ने वाला है, तो आपको याद है मुशर्रफ के बारे में वो क्या कह रहा है ब्रॉडशीट वाला, कि मुझे कहा कि नहीं इन लोगों के बारे में आप बात ना करें, इनको छोड़ दें आप। नैब के हवाले से तो सर इसको वो तो उन्होंने कहा ना कि अगर मसावी की बातों को अरफे आखिर समझना है, तमाम बातों को, तो फिर तो उसने नैब के बारे में आपकी बात दुरुस्त, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। बट मैं जरा इसको पर्सपेक्टिव में अगर मैं लाऊं और मैं मंसूर साहब की राय शामिल करूं। मंसूर साहब, शायद जल्दी में क्लेम कर लिया जो अभी चौधरी साहब ने बात की है, मियां जावेद लतीफ साहब जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन शायद हुकूमत भी जज्बात में आकर ये कह रही है कि रिकॉर्ड बहुत पैड़ा है PMLN का, इन्होंने जरूर कुछ किया होगा। देखिए मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जाहिर बात है 3 सियासी जमातें यहाँ पे बैठी हुई हैं, लेकिन मैं मजमूई तौर पर देख रहा था कि जब से ये मामला आया है, जब से ये मामला यूट्यूब के ऊपर ये इंटरव्यू आया है, हम लोग बतौर कौम, या चले मैं कौम की तो बात नहीं करता, चले हम सहाफ़ियों की बात करें, हम लोग कितने एक बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं
कि एक गोरे ने कहीं पे बैठ के एक वट्टा फेंका, बिल्कुल, और पूरी कौम जो है या पूरी हमारी सियासी जमातें जो उसके पीछे पीछे भाग गई। अच्छा, और उसके बाद पिक एंड चूज के मुताबिक नून लीग ने अपना सामान उठाया, पीटीआई ने अपना उठाया, पीपल्स पार्टी ने अपना उठाया, सबने अपने अपना उठाया और उसको बैठ के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप ये नहीं देख रहे ये गोरा कौन है। ये एक ऐसा शख्स है जो हुकूमत पाकिस्तान से पैसे मांग रहा है कि जी मेरे पैसे दें। हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसे मतलब पल्ले से तो नहीं आते ना, हमारे ही पैसे हैं, जो पाकिस्तानी अवाम के पैसे हैं जो हुकूमत खर्च करती है। वो हमसे हमारे ही पैसे छीनना चाह रहा है, लेना चाह रहा है। उस पर उसने केस लड़ा है। अब वो केस एक पर्टिकुलर पॉइंट जो उन फ्लैट्स को वो अटैच करवाना चाह रहा था वो नहीं हो सका, जिसको नून लीग ने इस्तेमाल किया, लेकिन बेसिकली हमारे ही पैसे हमसे लेना चाह रहा है। उसके बाद वो हमारे बारे में ही, वो हमारे मुल्क के वजीर आज़म पे भी कमेंट मार देता है, वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी बात करता है, वो परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी कमेंट मार देता है, और हम इतने बेवकूफ हैं, वो नैब को भी फारिग कर देता है, और हम इतने बेवकूफ हैं कि हम उसके पीछे 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 भागे जा रहे हैं। हाँ तू ठीक कह रहा है, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मतलब हमारी ऑपोजिशन और हमारी हुकूमत का न्यू फाउंड लीडर जो है वो मीलों दूर बैठा एक गोरा बन गया कि भाई ये जो कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है। क्यों? वो पुरानी आदत जो है, क्योंकि इसने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। ये नहीं सोचना कि उसके इंटरेस्ट अपने क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर बात है हुकूमत है उनकी, अगर वाकई आपको इतना लगता है कि वो माशाल्लाह इतना सच्चा है और इतना सब कुछ ठीक कह रहा है, तो जनाब आसान तरीका है, एक टिकट कटाएं, उसको लेकर आएं, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करें, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग शुरू हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो नाम ले परवेज मुशर्रफ का, वो नाम ले $1 अरब का, वो नाम ले नवाज शरीफ के भतीजे का, वो नाम ले इमरान खान का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूं कि हमारे दिमागों के अंदर ये बात ही नहीं जाती कि यार उस गोरा मेंटेलिटी से बाहर तो निकले। अच्छा, वैसे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि क्या ये जो बात फारूक साहब ने भी की थी, क्या मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अब ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो इस शख्स को, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं, वहाँ तो लाइबल लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं डेफेमेशन के, इनको सू करें और अपने आप को कम से कम इस मामले में जो अब पीटीआई पूरी इसके ऊपर आज, क्योंकि मैं देख रहा था वुज़रा भी कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब ने की, कि मियां साहब अपने जरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे कम से कम मॉरली, कि अगर वो इस शख्स को सू करें कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, एविडेंस तो कौन आया तुम्हारे पास। नहीं, बिल्कुल बात ये दुरुस्त है। मेरे ख्याल में आप देखें, अगर पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो दो चीजें होती हैं, एक तो जी मॉरली करेक्ट है और एक चीज क्या पॉलिटिकली करेक्ट है कि नहीं है। यही शर्त जो हम नवाज शरीफ के लिए लगा रहे हैं, यही शर्त आप परवेज मुशर्रफ के लिए भी लगा दें। आप परवेज मुशर्रफ साहब को भी कहते हैं कि जनाब आप सू कर दें इस शख्स को इंग्लैंड के अंदर, वो तो कोई मुश्किल नहीं, एक लॉयर ही आपने हायर करना है, उसने जाके इमरान खान साहब को भी करना है। नहीं, वो इमरान खान साहब तो चलो उन्होंने कमेंट किया है ना, लेकिन शहजाद अकबर साहब के ऊपर अगर वो इल्जाम लगा रहा है तो फिर सबके लिए ही लगा दें कि जाए जी सारे वहां पे पहुंचना शुरू हो जाए। माय क्वेश्चन इज, वी हैव सच बिगर प्रॉब्लम्स। एक गोरे ने बैठ के कहीं पे बैठ के एक इंटरव्यू में बैठ के क्लेम्स कर दिए, हमारी कौम भी जो है वो उसमें से चूज करके, अब सारे देखे ना आपस में लड़ी जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग पे कीचड़ फेंक रही है, नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कीचड़ फेंक रही है। उनको इस बात की परवाह ही नहीं है कि इस मुल्क के और क्या मसाइल हैं। बैठ के माजी के अंदर बैठ के, इससे पहले कितने हो चुके हैं, मेमो गेट आप उठा के देख लें, लड़ते रहे एक दूसरे के ऊपर, सारा कीचड़ उछालते रहे, कुछ भी नहीं निकला उसमें से। ठीक, अच्छा एक क्विक ब्रेक लेते ही वापस आते। ये तो चले ब्रॉडशीट के हवाले से क्योंकि डिस्कशन है, इसके ऊपर बात हुई, और मामला है जिसके ऊपर हुकूमत ने अपना उसके अंदर से भी अख्ज़ किया जा रहा है, इंटरप्रेट कर रही है, जबकि अपोजिशन ये समझती है कि नहीं, जो गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने पूरी PDM को, पूरी अपोजिशन को बेल आउट कर दिया है। उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अभी सबसे पहले जरा ये देख लीजिए, जनाब इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म है, वो टाइम एंड अगेन क्या कहते रहे हैं सबको, मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर, चाहे प्रेस टॉक हो किसी के अंदर, वो क्या फरमाते रहे, जरा प्राइम मिनिस्टर साहब को सुनिए। ये जो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी फ़ौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें, और फिर ये साथ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज नहीं गिराती तो फ़ौज को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को गिरा दें। कभी मैंने पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के दौरान किसी को फ़ौज को अटैक करते ऐसे नहीं देखा, ये कभी नहीं हुआ पहले। और इनकी कोशिश क्या है कि फ़ौज के ऊपर इतना प्रेशर डालें, उसको इतना मजबूर करें कि वो गवर्नमेंट को गिरा दें। तो अब वो ये डेस्परेशन की एंड है कि जब GHQ चले जाएंगे, ये अपने इत्मीनान रख लो कि इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि अब शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं, उनकी बात भी अहम है, वो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर कही, ज़रा ये भी सुन लें, इसके ऊपर भी कॉमेंट बनता है, इसके ऊपर इसका एनालिसिस बनता है।
देखें, पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं होता कि अदारों की बातचीत न चले, ये कभी हो सकता है। देखें, अदारे भी अपना राब्ता कभी खत्म नहीं करते। मैं जिंदगी में ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब गुज़िश्ता रोज़ जो DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो बात की उसकी बहुत अहमियत है, और जो उन्होंने कहा जिसके बाद पूरी PDM कह रही है कि हमें तो हमारे लिए तो बड़ा ये वेलकम स्टेटमेंट है और उन्होंने हमें क्लियर कर दिया। क्या फरमा रहे जनरल साहब? फौज को सियासी मामलात में ना आने की जरूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फौज का कोई है? एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज नो सच थिंग। मैंने जिस तरह कहा कि हम वी वांट टू स्टे आउट ऑफ इट एंड वी आर आउट ऑफ इट, सो दैट शुड बी गुड इनफ। वी वांट टू स्टे आउट ऑफ इट, वी आर आउट ऑफ इट, कोई बैकडोर राब्ता नहीं, कुछ नहीं। फारूक हबीब साहब, ये प्राइम मिनिस्टर फिर आप कहते रहे हैं और ये पूरी PDM को अक्यूज़ करते रहे आपके जी ये कर रहे हैं और इनकी कोशिश ये है और इनकी साजिश ये है, तो DGISPR ने जो कहा, अब उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है उसके बाद को गुंजाइश रह गई है? जो फिर ये बात दुरुस्त है कि आप इल्ज़ाम वो लगाते रहे हैं जो अनसब्सटैंशिएटेड है, जिसका कोई एविडेंस ही नहीं है, कि आप कहते नहीं PDM ने प्रोवोक किया है या साजिश कर रही है। लफ्ज़ इमरान खान साहब ब्लैकमेल का इस्तेमाल करते रहे कि नहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं कौमी इदारे को कि हुकूमत को गिरा दें, ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। देखें, बात यह है कि मुनीब उन्होंने कहा कि इट शुड बी गुड एनफ फॉर एवरीवन ना, फिर तो ये सबके लिए तसल्ली बख्श होना चाहिए। फिर मियां साहब जो कि खुद इश्तिहारी हैं, जो किसी कानून को मानने को तैयार नहीं, अदालती अहकामात को मानने को तैयार नहीं, एक मिनट सुन लें, मानने को तैयार नहीं है, वो वहां पर बैठकर जब अल्ताफ हुसैन की तरह आकर जो है वो खताब करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसों के ऊपर, तो वो रियासती इदारों का नाम क्यों लेते हैं? क्यों वो भारत को जो है वो खुश करने की कोशिश करते हैं? क्यों उनकी जब इदारों के सरबराहान का वो नाम लेते हैं तो उनकी खबरों को हेडलाइंस बनाकर जो है वो भारत के अंदर चलाया जाता है? तो ना नाम लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि कल की स्टेटमेंट के बाद अब कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर भी ना करे ना, प्राइम मिनिस्टर भी ना करे। प्राइम मिनिस्टर ये बार बार क्यों कहते हैं? इसको कोई अच्छा कहेगा कि ये अपोजिशन कह रही है जी प्राइम मिनिस्टर को निकाल दो? आप बात को नहीं समझे। अच्छा, मैं समझा। वज़ीर आज़म साहब को वज़ीर आज़म कर रहे हैं कि जब ये गैर नहीं बने हैं, आप मरियम बीबी का बयान निकालें जी, जो उन्होंने कहा कि आप इसको घर भेजें, घर भेजने के बाद फिर बात होगी। ये उनकी स्टेटमेंट मौजूद है, वो अगर आपके चलाया, बिल्कुल चलाया, कल भी चलाया, मौजूद है, आपके प्रोड्यूसर साहब सुन रहे हैं तो वो भी जरा कोई 2 मिनट में जरा टाइप करें तो वो वीडियो निकल आएगी यूट्यूब से। बिल्कुल। मसला ये है कि जब इस किस्म की ये बातें करते हैं तो उस वक्त ये किसको पैगाम दे रहे होते हैं? क्या ये गैर आईनी इक़दाम करवाना चाहते हैं? ये एक जमहूरियत को एक गैर आईनी तरीके से घर भेजना चाहते हैं? ये है इनका मुतालबा? कोई कानून में लिखा है कि आप अफवाज से मुतालबा कर सकते हैं कि जमहूरी हुकूमत को, सिविल हुकूमत को घर भेज दें? मेरे तो ये चंद सादा सीधे सवालात हैं। मरियम बीबी का बयानिया, फजलुर रहमान का बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया, ठीक है, वो क्या बात है? अब ये सुन समझ जाए ना, आप ना करें इस किस्म की बात। आपकी फरमाइश पे इनमें से फारूक साहब, इनमें से एक दीवाने बन के अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार लेके फजलुर रहमान साहब फिर रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं जनाब हम पिंडी चले जाएंगे। अच्छा नहीं, अब क्योंकि सवाल ये है ना कि कौमी इदारों को कौन घसीट रहा है सियासत में? सर गल सुन लो ना मियां साहब, 1 मिनट, ये जरा बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी ख्वाहिश है। मैं मरियम बीबी का स्टेटमेंट चला देता हूँ, फिर मियां साहब उसके ऊपर रोशनी डाल सकेंगे। ट्यूबलाइटर हैं थोड़े को, एक रोशनी डालते हैं नहीं मियां साहब, लेकिन पहले ये जरा सुन लें। आपको माइनस इमरान खान मौजूदा हुकूमत कबूल होगी या आप उनसे बातचीत के लिए तैयार होंगी? ये देखा जाएगा। अगर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए आपको फौज के साथ बैठना पड़े तो आप बैठेंगी? इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मैं ये समझती हूँ कि इस हुकूमत को पहले घर जाना होगा। ये बयान है जी जो फारूक साहब जिसका जिक्र कर रहे थे। मियां साहब, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों से कि वो इस हुकूमत को निकालें, और प्राइम मिनिस्टर साहब तो फिर पंजाबी में कहते हैं ना, वो ठीक दुहाई देते। यार मुझे ये बताओ मनीष साहब, आप हैरान नहीं होना आपने, आपके जवाबों से हो जाता हूँ। हाँ, नहीं हैरान इसलिए नहीं होना कि आप मुझे ये बताओ कि हम डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह ये हुकूमत बनी थी उसी तरह जाए। डिमांड क्या गलत है? एक, वोटों से बनी थी ना, अगर वोटों से बनी थी तो वोटों से चली जाएगी।
तो फिर यार एक सेकंड अपनी पसंद की अपनी मतलब का मायने तो ना ले आप। मैं आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपको ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आइन के तहत सरकारी अदारे मुलाजम जो होते हैं और पाकिस्तान के मुंतखब जो लोग होते हैं वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और कभी ये एक पेज पे नहीं हो सकते। वजह आज रोज आप सुनते हैं 2.5 सालों में कि हम सब एक पेज पे हैं। ओ भाई साहब, हुकूमत वक्त जो है अगर नालायकियों से, नाअहलियों से बेरोजगारी बढ़ती है, लाकानूनियत बढ़ती है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती है, 2 वक्त की रोटी को लोग तरस जाते हैं, मकबूजा कश्मीर आपके हाथ से निकल जाता है, तो कहते हैं आप हम सब एक पेज पे हैं। अपना गुनाहों का वजन आप अदारों पर क्यों डालना चाहते हैं? ये हमारा इल्जाम है। एक सेकंड, मेरे इदारे ये बिल्कुल नहीं समझते। वो कहते हैं हम हुकूमत का झैली इदारा है और हम झैली इदारे के तौर पर जो काम हमारा है हम कर रहे हैं। फिर आ जाए, अगर हुकूमत का झैली अदारा होते हैं अदारे, हुकूमत के ऊपर है ना जैसा काम लेना चाहिए। एक सेकंड, तो फिर मुझे ये बताएं, मैं जनरल हमीद गुल की बात नहीं करता कि उन्होंने क्या लिखा अपनी किताब में, जनरल असद दुरानी का नहीं कहता कि उसको पढ़ें। मैं एक बात कहता हूं, आप जनरल याया को भी छोड़ दें, अयूब को भी छोड़ दें, जियाउल हक को भी छोड़ दें, परवेज मुशर्रफ को भी छोड़ दें। मैं कहता हूं 2013 से उठाएं और 2018 तक, और सेनेट का इलेक्शन अदम एतमाद वाला, इसको एक मॉडल बना लें, उठाएं और मुझे ये बताए कोई कि जब आपका ग्रोथ रेट 5.8 पे था तो क्या एक अदारे के तर्जमान की तरफ से स्टेटमेंट आया था ना? तो आज ग्रोथ रेट आपका 0 पे है, कोई स्टेटमेंट आपने देखा इन 2.5 सालों में? आप मुझे ये बताएं कि आपके चीफ एग्जीक्यूटिव बैठ के अमेरिका में ये कहते हैं कि अलकायदा को ट्रेनिंग तरबियत हमने दी और इतराफ़े जुर्म करते हैं, कोई स्टेटमेंट वजाहती आया? मतलब आपको नहीं आया। एक सेकंड, अगर एक सेकंड ना भाई, अगर आप कल के स्टेटमेंट को कोट करते हैं तो मेरा हक है ना बतौर पाकिस्तानी, मैं ये आपको कहूं कि भाई साहब सेनेट का अदम एतमाद की जो तहरीक सी, बड़ी दूर ना जाएं आप, हम उसको उठा लें। सेनेट के मेंबरान को कौन? सर मेरी बात सुने, मुझे मेरी बात सुने सर, मेरी अर्ज सुने। कमीशन बना लें। जनाब ने फरमाया ना सेनेट के अदम एतमाद की तहरीक फेल हुई, नंबर लोग कितने थे, क्या निकले? मुझे बताएं कितने लोगों के नाम आपने दिए हैं दोनों जमातों ने और उनको सेनेट के फारग कराया भाई इन लोगों ने हमें धोखा दिया? फोन आए उनको और सर एक सेकंड फारग के फोन एक सेकंड ना मेरी बात नहीं, पर सर आप फोनों की बात मैं मान लेता हूं यार, उन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है जो फोनों में फारग हो गए? अरशद मलिक फौत हो गए, अल्लाह उनको माफ करे। मुझे ये बताएं कि क्या कह के गए वो? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ना, इसी तरह मैं आपको कहता हूं कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव आज के जो हैं, क्या गुल खिलाते रहे 2018 से पहले इन्हीं अदारों के मुताल्लिक गुफ्तगू फरमाते रहे? उस वक्त ये मुहिब्बे वतन थे, उस वक्त इस्लाह करना चाहते थे। और अगर मैं बात करूं कि 2013 में आखिरी बात जी, अगर 2013 में मैं बात करता हूं कि लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं मुंतखब हुआ, मैंने हुकूमत बना ली, उस वक्त कहते हैं कि नहीं फलां जनरल ब्रिगेडियर ने इनका साथ दिया, तो उस वक्त वो पाकिस्तानी थे, वो इंडियन नवाज नहीं थे। और 2018 में मैं वही बात करूं सर वो जो इमरान खान साहब इल्जामात लगाते रहे और जो सब कुछ करते, जो वो इदारों के खिलाफ बातें करते रहे, वो रिकॉर्ड का हिस्सा मैं नहीं या कोई और डिनाई नहीं कर सकता, वो सबको पता है। वो आपकी बात दुरुस्त है। आखिरी बात सर, मैं जान की मान पाऊं, मुझे ये बताएं कि आज के पंजाब असेंबली के स्पीकर ने क्या कहा? अच्छा, उसके बाद उसका जवाब दे दें। नहीं मैंने क्यों, मेरे को मौलाना ज़फर हैदरी का जवाब दे दें। चौधरी मंजूर साहब सर, बात ये है, इसको बड़ा वेलकम स्टेटमेंट लिया जा रहा है कि जी ठीक है पीडीएम का कोई राब्ता नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी ये इन्होंने जिक्र किया फारूक साहब ने कि जी उनका स्टेटमेंट देख ले, वो तो उनकी तो इरादा नीयत ही यही थी और पूरी पीडीएम ये चाहती है, खास तौर पर मौलाना साहब के समेत, कि जी इदारे फारिग कराएं इस हुकूमत को, और यही ख्वाहिश है। अच्छा देखिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा, अगर ये हुकूमत के मातहत है तो फिर ये इदारा नहीं, फिर ये महकमा है। और झैली इदारा के लफ्ज़ इस्तेमाल हुकूमत के मातहत है नहीं, वो झैली इदारा जो इदारा होता है, सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है जी, एक इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, वो फिर हुकूमत के मतहत नहीं होता, ठीक, वो फिर महकमा होता है। जो जितने भी महकमे हैं वो हुकूमत के मतहत हैं।
अगर ये महकमा हुकूमत के मतहत है तो फिर हमारे खिलाफ मेमोगेट क्यों लेकर आए थे ये उस हुकूमत के ख़िलाफ़? और अगर ये हुकूमत के मतहत है तो फिर उस वक्त हुकूमतों को डिफाई क्यों करते हैं बहुत सारी जगहों पे? ये हुकूमत के मतहत हो। तो दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि देखें, अगर ये हुकूमत को इस वक्त बहुत सारी और अगर बाकी इदारे कितने हैं जो बाकी सियासतदानों को, अपोजिशन के सियासतदानों को बुलाकर मीटिंग्स करते हैं? बाकी भी तो इदारे हैं ना, हुकूमत के मतहत इदारे या महकमे हैं, वो कितनी मीटिंग्स करते हैं। सो इस मुल्क के अंदर अब ये किसी को भूल नहीं है। ये अगर सिर्फ हम उनको कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारी मदद करें, हम कहते हैं आप पीछे हट जाएं, आप अपना काम करें, हुकूमत को अपना काम करने दें, हमें अपना काम करने दें। और अगर ये हो जाए तो ये हुकूमत तो 1 घंटे में जितने भी मौसमी परिंदे हैं, जो उड़ने वाले परिंदे हैं, उनकी टांगों को जो रस्सियां बांधी हुई हैं, ठीक है, वो खुल जाए तो वो 1 घंटे में उड़ जाएंगे। अच्छा, उसमें क्या रह जाएगा? मतलब इनको हुकूमत को, इस हुकूमत को जोड़े हुए हैं। 4 में से 3 हुकूमतें, इनकी 4 में से 3 हुकूमतें तो ऐसे चली जाएंगी। पंजाब हुकूमत चली जाएगी, बलूचिस्तान चली जाएगी, सर मैं जरा सेंटर की गवर्नमेंट चली जाएगी। ठीक है सर, ये आप आपका जो एनालिसिस है, या आपका जो कमेंट है, मंसूर साहब जरा इस पे तजिया कीजिएगा। ये चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं, ये दुरुस्त बात है कि अगर इनको कहा जाता है कि गैबी मदद शामिल ना हो तो फिर ये हुकूमत भी नहीं बन क्या सकती, चल भी नहीं सकती, फारग हो जाएगी। 2 में से 3 हुकूमतें वो कहते हैं फारग हो जाएगी। अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ें अभी आपने जो बेसिकली डिस्कशन शुरू हो रही है वो मरियम नवाज साहिबा के उस इंटरव्यू से हो रही है जो उन्होंने BBC को दिया था। मेरे ख्याल में बहुत से लोग इस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि इसी इंटरव्यू के गालिबन 3, 4 या 5वें मिनट के अंदर वो जो हमारी साथी रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा कैटेगोरिकल क्वेश्चन उनसे किया हुआ है, वो जो मेरे ख्याल में मिस हो जाता है बार बार। उन्होंने कहा कि जी आप इमरान खान साहब को घर भेजना चाहती हैं आईनी या गैर आईनी तरीके से, तो कैटेगोरिकली उन्होंने वहां पे लफ्ज बोला है गैर आईनी नहीं। शी सेड दैट, उन्होंने कहा गैर आईनी नहीं, ये कहा है उन्होंने। तो वो इंटरव्यू के अंदर मौजूद है, वो कोई भी सुन ले। एक बात। दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसिफ साहब उन्हीं दिनों मेरे साथ एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया। मैंने कहा जी ये जो तहरीक आप चला रहे हैं, अगर इस दौरान मार्शल लॉ लग गया तो फिर तो क्या करेंगे? आप मार्शल लॉ को सपोर्ट करेंगे या इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे? तो ये बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब को ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुका हूं ना, मैं कब्र में जाने से पहले अपने ऊपर ये जिल्लत नहीं बर्दाश्त करना चाहता कि मैंने एक मार्शल लॉ डिक्टेटर का साथ दिया, मैं इमरान खान का साथ दूंगा। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कैटेगोरिकली कहा। ठीक है, मुझे खुशी हुई उनकी ये बात सुन के, कम से कम एक बात ही। तीसरी बात ये कि ये जो कहा जाता है कि जनाब हम जो है वो ये अगर इनकी सपोर्ट जो है वो निकाल ली जाए तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये जो अपोजिशन फरमा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चाहिए कि वो कैटेगोरिकली ये बात कह दें ऑन नेशनल टेलीविजन कि हमें फ़ौज की किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम अपने दम के ऊपर खड़े हुए हैं और ना हमें किसी बैकिंग की ज़रूरत है, ना हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम अपने ही वोटों से आए हैं और अपने ही वोटों से चलेंगे, हमें फ़ौज की किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में मामला ही क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अपोजिशन के बाद कुछ रहेगा ही नहीं। अच्छा, ये मैं ब्रेक के बाद जरा फौरन पूछ लेता हूँ, क्विक ब्रेक। मंसूर साहब आपके पास आ रहा हूँ, आप अभी क्लियर करवा दें। अच्छा अभी कर लें जी, अभी कर लें, अब बात मान जाएंगे। अब आप अभी खत्म करें ना। जी बताएं। जी हम जो है हम 1 करोड़ सुन लेना, हम 1 करोड़ 70 लाख वोट लेकर आए हैं, अवाम की ताकत से आए हैं, 22 साल जदोजहद से आए हैं। हम ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के नहीं आए। हम वो नहीं है जिन्होंने बेनज़ीर की दोनों हुकूमतों को गिराया था। हम वो नहीं है जो रात के अंधेरे में जो सरकार के साथ जाकर मुलाकातें करते थे। हम वो नहीं है जो काला कोट पहन के एवें ना कोई गल कर देना। नहीं ठीक है ना, आगे चले। नहीं कोई बात नहीं, कह दे सर, गल सुन लो, कह देना मैंने बड़ी जिद्दोजहद की है। जी बिल्कुल की है सर। आप कहे ना कि नहीं जरूरत, आप कहे नहीं जरूरत आपकी बात, आप बाकी भी मान जाएंगे इनकी बात नहीं। आप फारूक साहब आपकी सारी बातें, अब आप कहे हमें मुंह से हमें इदारे की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, कहलवाना चाह रहे हैं ये मंसूर साहब। फारूक साहब कहते हैं ना जोश में खिताबत ब्रेक पे नहीं जाना, मुनीब साहब ब्रेक पे नहीं जाना, फारूक साहब हो जाएंगे, फारूक साहब बोल दें, बोले फारूक साहब। बात ये है, एक मिनट जी, जो इस मुल्क के अंदर जो अभी बात की जा रही थी महकमे की या मतहत महकमे की, हर इदारे का एक आईनी किरदार बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, आईन में मुकर्रर है। जी बिल्कुल सुन लें, ठीक है, वो मुकर्रर है। और जो फौज है वो सिविलियन हुकूमत के फैसलों की ताबे है, वो भारत की फौज नहीं है, हमारी फौज है। उसका एक किरदार है, उसने मुल्क के दिफा
मुल्क के दफा को नाकाबिले तस्दीर बनाया हुआ है। बेशक, ठीक है, जो दिल उठता है उठ के, जिसने जो है कभी इस मुल्क के लिए एक ईंट भी ना लगाई हो, वो भी उठ के जो है फौज के खिलाफ बातें करे, तो फिर जो है उसे टोकना तो बनता है ना। अच्छा, ठीक है, आगे ये ऐसे तो बात नहीं है। इस फौज ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे जवान डेली बॉर्डरों के ऊपर अपनी जानों के नजराने। मैं फरूक साहब के लिए आसान कर देता हूँ, मंसूर साहब उस चीज का ख्याल फरूक साहब आप देखें ना, मैं आपको ना, ये है प्रोग्राम और मैं आपको बिरादराना मशवरा दे रहा हूं यार, ना करो सवाल का जवाब ना दे। फरूक ना जवाब देना, मेरे छोटे भाई हो आप, एवं मारे जाओगे दोनों पासे हो। नहीं, आप इनकी प्रोवोकेशन पे जवाब ना दे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या, मंसूर साहब आपने सुना नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा है, वज़ीर आज़म ने खुद कहा है कि भाई मेरे ताबे है जो एस्टैब्लिशमेंट है या फौज है, वो कहते हैं फौज मेरे नीचे है। बड़ी अच्छी बात यार, वो आपको शक क्या है? आईनी बात है, मगर ये बात हुकूमत बना के रखना, हुकूमत वो देखें चौई मंजूर खड़ा रखना, हुकूमत बनाना, हुकूमत को पता है ये मुसलमा हकीकत है और वो इससे इनकारी नहीं है और वो सुकून के साथ फर्क नहीं कहते। नहीं प्रॉब्लम तो अनु है या मेरे भाई लेकिन मंसूर साहब ने इशारत की थी, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं। फरूक साहब शरारत वापस ले लो ना, कर जाना है। फरूक साहब एक काम करो, तुम मैंने म्यूट कर दो। नहीं असं म्यूट नहीं करांगे, असं चौई साहब को एक्सपर्ट ओपिनियन लेने, लेकिन मियां फरूक हबीब साहब आपने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन जो मंसूर साहब का सवाल था, देखिए उन्होंने सवाल कर दिया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उन्होंने कर दिया, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। ये जो चाह रहे थे, मेरा ज़ाती मशवरा होगा कि आप वो जवाब ना दें, बाकी आपकी मर्जी है। आप ये भी रिकॉर्ड में रखें। मंसूर साहब दूसरे प्रोग्राम च जाके क्यों फायर कर दे? फरूक आप भाई हो, मतलब दिल पे नहीं लेनी और बिल्कुल बात भी नहीं करनी इस हवाले से। मियां साहब जिस तरह आप नहीं करते थे बात अपने दौर में, जानते हो मियां साहब फिर तुझे नहीं करते सी असी दो जब आप बात सुने ना, आप सुन ले, जब मेमो गेट दोबारा एक मिनट ये जो सवाल, ये जो मैंने कहा है ना इनको, फरूक साहब को कहने के, ये आप यही चीज मियां साहब के सामने भी रख दें और चौई साहब के सामने रख दें कि हमें किसी किस्म की ना सपोर्ट की आज जरूरत है और ना कल को कभी। चलो जी ब्रेक के बाद पूछ लेते हैं, चौई साहब से भी पूछ लेते हैं और मियां साहब से भी पूछ लेते हैं। एक ब्रेक रहेगा। तकाजा ये है और हकीकत भी यही है कि जब अपने मामलात हों तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसे नहीं डील कर सकते जैसे ख्वाहिश थी मंसूर अली खान साहब की कि MNA हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें जो कि शायद एक सख्त किस्म की स्टेटमेंट हो। लेकिन मैं चौई साहब आपके पास जाता हूँ, ये मंसूर साहब ने एक और बड़ा लाउड क्लेम किया है। इन्होंने कहा जी ये कोई भी हुकूमत पार्टी हो, चाहे आपकी जमात हो, चाहे ये मियां जावेद लतीफ़ साहब की जमात हो, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी थी इसको एंडोर्स नहीं कर सकती बमांगे दौल के जी हमें किसी की जरूरत ये नहीं कहा, मैंने कहा आप कह दें। हाँ आप कह दें, अच्छी बात, ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। नहीं हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ और कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि ये फौज का या उन जो किसी भी एजेंसियों का ये रोल नहीं है और उनका बिल्कुल कतई तौर पर सियासत के अंदर कोई रोल नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम उनके रोकने के बावजूद आते हैं। पता है 88 का इलेक्शन में किसने IGI बनाई थी, किसने 2002 में क्या किया था हमारे साथ, कैसे हमारी पार्टी तोड़ी गई थी और जीतने के बाद 22 MNAs कैसे तोड़े गए थे। हम हर इलेक्शन में उनकी रुकावट के बावजूद आते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई रोल नहीं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना रोल बाहर निकाल रहे। हम हारते हैं, हार जाएं, हमारी पार्टी ख़त्म होती है तो हो जाए। ये ना करें कि हमें मारते मारते यहाँ पे ले जाएं और दूसरों को बनाते बनाते यहाँ पे ले आए। ये ना करें, ये आपका रोल नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ और बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, वाज़े तौर पर कह रहा हूँ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। ये जो आज वोट को इज्जत दो का नारा है, इसके लिए जुल्फकार अली भुट्टो शहीद से लेकर बीबी शहीद से लेकर क्या नहीं हमने, हमारे तो हजारों लोग जेलों की काल कोठड़ियों में खड़े इस मुल्क के इंसानी और आईनी हकूक के लिए लड़ते हुए मारे गए। हम उनको जब भी बात करते हैं उनसे ये कहते हैं कि आप ये रोल अदा ना करें, आप निकल जाएं
ये कहना तो हमारा हक है, बस वो ये कहते रहे। वैसे वो दिलचस्प बात हो जाती है ना चौधरी साहब के, जब वो लॉन्ग मार्च होता है इफ्तिखार चौधरी साहब वाला, उसमें भी फिर इदारों की शमूलियत होती है, इदारों को पार्ट प्ले करना पड़ता है, तब जाके मियां साहब को मियां नवाज शरीफ साहब को टालने के लिए, इनको रोकने के लिए फिर जरूरत पड़ी। मुनीब साहब सुन लें, इस तरह नहीं, नहीं, ये एक गलतोलाम, एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए मियां साहब रुकिए, ये एक गलतोलाम बात है। बात वहां पे फैसला सियासी क़यादत ने किया। आर्मी चीफ जनरल कियानी आज भी जिंदा है, उनको लाइन पे लें और पूछें। उन्होंने खुद कहा कि अगर मैं उनको कह दूं तो ये गलती हो गई, उसकी माफी भी नहीं मिल सकती, उसका क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन सियासी क़यादत ने अच्छा, सियासी वैसे बड़ा दिलचस्प मियां साहब, चौधरी साहब आप मोहतरम है, सियासी क़यादत ने करना था तो फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब को लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़ती अगर इतना सिंपल होता मामला। लेकिन आपकी बात वो तो क्या है, वो आए थे, जनरल कियानी आए थे कि मैं फौज को लगा दूं जहां पे आप कहते हैं, ये भी रिकॉर्ड में है इस मीटिंग के किसी एक बंदे से। अच्छा चले, मैं जरा यही सवाल जो हम यहाँ रेज किया है, हुकूमत में हो तो मामला डिफरेंट रहते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, आपके लिए भी थे। अब डॉन लीग आपने कहा साजिश होगी, लेकिन खुद आपकी हुकूमत ने कहा कि सिक्योरिटी लीक है, सिक्योरिटी ब्रीच है। नहीं, आप नवाज शरीफ को फिर जानते नहीं हैं। अच्छा जी। नवाज शरीफ 93 में जब उसकी हुकूमत ख़त्म की गई थी तो यही मसाइल नवाज शरीफ ने कमरे में बैठ के हल करने की कोशिश की डायलॉग से, कि ये आप एक हदूद में जो आइन ने तयन की है उसी में रहकर अगर अदारे काम करेंगे तो ठीक है। अगर वो डायलॉग से मसला हल ना हुआ, हुकूमत गई, दूसरी दफा भी हुकूमत गई, तीसरी दफा फिर जब उन्होंने वही चीज दोहराई तो फिर नवाज शरीफ ने आज पब्लिक में जो वोट को इज्जत, एक सेकंड, आज जो वोट को इज्जत दो की बात हो रही है, ये उस वजह से हो रही है कि घर में बैठ के वो मसला हल नहीं हो सका। अच्छा चले, नहीं हुआ, लेकिन अपने वज़रा को आपने खुद फारिग किया। मैं दोबारा कहूंगा रिकॉर्ड के ऊपर, उसका कोई जस्टिफिकेशन आपके पास अगर वो ना करते तो आज पाकिस्तान के अंधेरे दूर ना होते, आज पाकिस्तान का 2016 ठीक है, आज लंबी डिबेट है, तुसी ना मननी है साडी गल। मंजूर साहब कंक्लूडिंग रिमार्क दे दें जी। मैं सिर्फ वो मियां साहब से यही सवाल हो सकता है, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि आप हम जानते नहीं हदूद के अंदर रहते हुए जो है वो सारे काम करें, तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन से खास तौर पे सवाल है, क्योंकि फारूक साहब तो नहीं है अब यहाँ पे, ये जो एक्सटेंशन दी थी ये आईनी हदूद में रहते हुए दी थी या आईनी हदूद से बाहर निकल कर दी थी? बस मेरा एक यही सवाल है, मेरे सामने अगर इसका जवाब कुछ ज़हन में आता है तो खुद ही दे दें। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा, देखने का। खुदा हाफिज़।